सो हमने लास्ट लेक्चर में इटली और जर्मनी को यूनिफाई कर दिया था, उसको फ्री कर दिया था, एक नेशन बना दिया था। ओके, बधाई हो। अब आगे बात करनी है इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। ओके, तो सबसे पहले तो इसके लिए लिखा जाता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस बोला जाता है पर्टिकुलरली ब्रिटेन के लिए। क्यों स्ट्रेंज केस बोला जाता है पहले समझो। ओके, पूरी क्रोनोलॉजी याद है, राइट? ओके, चैप्टर्स की। तो ब्रिटेन के केस को स्ट्रेंज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर टीचर तुम क्या कर रहे हो? ठीक, ओके। सो स्ट्रेंज केस क्यों बोला जाता है ब्रिटेन का? क्योंकि सब जगह जैसा हुआ वैसा ब्रिटेन में नहीं हुआ। क्या ब्रिटेन में नहीं हुआ? देखो, हमारे आइडियोलॉजी में क्या है, अबे ब्रिटेन तो इंडिपेंडेंट ही है ना। ओके, वहां पे क्या लोचे हैं? ओके, मतलब वो लोग तो इंडिपेंडेंट है, वो लोग तो पावरफुल है, इसलिए तो इतनी सारी कॉलोनी बनाई है। इंडिया में आ गए, साउथ अफ्रीका में आ गए, पूरी जगह, अमेरिका भी गए थे, पूरी दुनिया में गए हैं। ओके, बट अगेन वहां पर भी वैसे झुंड है। ओके, झुंड इन द सेंस ग्रुप्स है, वो एक नेशन आइडेंटिटी नहीं थी। ओके, वो एक नेशन आइडेंटिटी नहीं थी, वो आइलैंड्स है। अभी देखते हैं हम, वो आइलैंड्स जो है, ओके, उसको बोलते हैं ब्रिटिश आइलैंड्स। ओके, और ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं, आइल्स। ओके, ब्रिटिश आइल्स। ओके, तो ब्रिटिश आइल्स में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उसमें से जो इंग्लैंड वाला आइलैंड है वो लोग सब जगह रूल किए एंड ऑल, लेकिन वहां पे दूसरे भी हैं। ओके, आइलैंड्स, वो भी उसी का पार्ट है, बट दे आर नॉट से वन नेशन। ओके, फिर बाद में वो यूनिफाइड हुए। ओके, तो बात करते हैं हम स्ट्रेंज केस की। ओके, क्यों है ये स्ट्रेंज केस? क्यों है? तो क्या अलग हुआ? जैसे मैंने बोला ना, हर जगह हुआ वैसा ब्रिटेन में नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हर जगह हुआ है रिवॉल्यूशन। ओके, और ब्रिटेन में हुआ है मूवमेंट। ओके, मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशन मैंने पहले थोड़ा बहुत बताया था, वही चीज है। क्या है? फ्रांस में कैसे हुआ? सपोज जुलाई रिवॉल्यूशन। ओके, मतलब रात को सब सो रहे हैं और सुबह उठ के क्रांति, चलो तोड़ो, ये सब मार दो, काट दो, पीट दो, अब नहीं चलेगा ये वो, अचानक से। ओके, मतलब ऑपरेशन तो हो रहा है लेकिन लोग झेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं, और अचानक से एक दिन नहीं सहेंगे, मारो पीटो, फ्री कर दो नेशन को, तो वो होता है रिवॉल्यूशन, अचानक से। लेकिन मूवमेंट में क्या होता है? मूवमेंट में स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअसली, जैसे कि इंडिया की जो हमारी फ्रीडम की जर्नी है उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। इसीलिए देखो चैप्टर का नाम। ओके, पहला है नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा है लो इंडिया। देखो, देख के बोलो। नेशनलिज्म इन इंडिया और पहला राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ पे नहीं मिला है। पहले का जो बुक थी उसमें चैप्टर के नाम में ही ये वर्ड्स आ गए थे। ओके, यहाँ पर तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, लेकिन वहां पर क्या है, इंडिया में मूवमेंट बोला गया है। तो मूवमेंट मतलब देखेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो हुई, जो तुमने क्लास 8 में पढ़ी थी, याद है? हाँ, सो क्लास 8 में हमने पढ़ी थी, और उसको क्लास 9 में भी थोड़ी बहुत, क्लास 8 में, क्लास 9 में थोड़ी बहुत, और फिर वही क्लास 10 में भी आती है। ओके, सत्याग्रह मूवमेंट, दांडी मार्च, खिलाफत इश्यू, वो थोड़े बहुत आए थे, थोड़े बहुत डिटेल में अभी हम देखेंगे, दैट इज इन चैप्टर 2। तो मूवमेंट मतलब क्या है? एक कंटिन्यूअस जर्नी है, 50 इयर्स, 100 इयर्स, जैसे कि नेल्सन मंडेला इंग्लिश में हमने चैप्टर देखा। सो दैट वाज मूवमेंट। अचानक से क्रांति नहीं हुई, लोगों ने जो ऑपरेशन होता रहा उसको अपोज करते रहे, ग्रुप्स बनाए, लोग लड़ते रहे, नए नए लोग आते रहे एंड ऑल। ओके, लेकिन रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है? झेलते तो रहे और अचानक से फिर बहुत हो गया, जैसे कि स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग को पुश कर रहे हो। ओके, और अचानक से ऐसे उछल रही है। ओके, लाइक दैट। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। समझ में आए? सो मूवमेंट और रिवॉल्यूशन का समझ में है। ओके, तो इंग्लैंड के केस में क्या हुआ? पूरे यूरोप में हुआ है रिवॉल्यूशन, लेकिन ब्रिटेन में क्या हुआ है? मूवमेंट हुई है।
अंडरस्टूड, इसीलिए उसको स्ट्रेंज केस बोलते हैं। ओके, वेदांशी तुम कौन सा चैप्टर कर रहे हो? हाँ, तो तुम वहां बैठ जाओ या तो तिथि के बाजू में बैठ जाओ। समझ में ना आए तो उनको या तिथि को पूछो। ऐसा नहीं है कि फिर टाइम वेस्ट हो जाए। तुम न्यूमेरिकल, अगर किसी का भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके आगे बढ़ो, या तो फिर छोड़ दो वो न्यूमेरिकल को, आगे बढ़ो, मैं समझाऊंगा। एक ही न्यूमेरिकल पे अटके मत रहना। ओके, कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ो, या तो फिर वो न्यूमेरिकल को स्किप करो, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, आगे बढ़ो। ओके, तुम्हें जहां बैठना है बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ। ओके, चलो। सो ब्रिटेन का केस देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और पूछा गया है, इसलिए मैंने पेंसिल से लिख लिया है। इम्पैक्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये एक्सप्लेन करो। तो भाई ये इम्पैक्ट अभी आएगा, ये थर्ड पॉइंट से, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 1, 2 और 3 पॉइंट लिखने हैं तुम्हें 3 मार्क्स में। ओके, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या इम्पैक्ट हुई, ये जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 एक्ट लाए थे, वो एक्ट, वो रूल्स की वजह से क्या चेंजेस हुए, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ। ओके, उसके इम्पैक्ट क्या हुए, उसके रिजल्ट क्या मिले, तो वो ये 3 पॉइंट में लिखने हैं। अब हम ब्रिटेन का केस देखते हैं। चलो देखो, फर्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वेर इथनिक वंस। ओके, वो इथनिक वंस मतलब क्या, जो पहले के टाइम से जो चलते आ रहे हैं कल्चरल ग्रुप, कन्वेंशनल कल्चरल, वो ग्रुप थे। कहां कहां पर? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। मतलब ये 4 टाइप के कम्युनिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन कौन सी? इंग्लिश, स्कॉट, वेल्श एंड आयरिश। ओके, ये 4। अंडरस्टूड? हिमांशु इधर ओके, तो ये 4 टाइप की कम्युनिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल, मतलब आइडेंटिटी, वो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इथनिक ग्रुप्स हमने देखा था, ओके, उसमें भी देखा है वो तमिल वाले केस में। और वो इथनिक ग्रुप्स मतलब क्या कि रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे वो लोग एक कम्युनिटी है। तो कैसे कितनी है? 4, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स एंड आयरिश। अब इसमें से एक्चुअली ये 4 है, लेकिन वेल्श लोग इंग्लैंड में बहुत पहले से ज्वाइन हो गए थे। बहुत पहले से मतलब बहुत पहले से, 13th सेंचुरी। ओके, बहुत पहले। ये जो बात चल रही है उससे तो 300, 400, 500 साल पहले। ओके, 13th सेंचुरी की बात चल रही है। तभी वेल्श क्या हो गए थे? इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हो गए थे, मतलब मिक्स हो गए थे। कि भाई जैसे कि ऐसा समझो कि अभी इंडिया है और श्रीलंका है। ओके, तो बहुत पहले से ऐसे ही है, मतलब अलग है नेशन अभी तो। लेकिन अगर हम उससे भी पहले की बात करें, बहुत पहले की बात करें, ओके, तो इंडिया तो पूरा एक ही था। अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार और श्रीलंका, ये पूरा पार्ट ही। वहां पर भी कितना कुछ, अफगानिस्तान को गांधार बोला जाता था। ओके, गांधार नरेश जो होते हैं ना, वो मामा शकुनी, तो वो अफगानिस्तान के हैं। ओके, तो वो सब है इंडिया का। द्रौपदी जी, गांधारी जी, ओके, तो सब सीता माता नेपाल के थे। ओके, तो वो नेपाल, सीता माता का जो वो है जानकी, क्या बोलते हैं उनके नेशन का नाम है एक्चुअली, मतलब वो पर्टिकुलर जगह का नाम। ओके, मिथिला, हाँ मिथिला नरेश नहीं बोलते, तो मिथिला नरेश उनके पापा का नाम है। ओके, तो वो अभी नेपाल में है। तो अभी देखो, फिर हम बोलेंगे ओ भाई हम पूजा कर रहे हैं, टेम्पल चला गया नेपाल में। हाँ, तो हम तो कैलाश को भी पूजा कर रहे हैं, वो चला गया चीन में। ओके, तिब्बत में था वो तिब्बत में था, टिबेट जिसे हम बोलते हैं। ओके, सो वो टिबेट में था, और फिर चाइना ने टिबेट को ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसके साथ वो भी चला गया। 1961 में एक्चुअली टिबेट को ऑक्यूपाई कर लिया था। ओके, तब तक तो हमारे पास ही था। फिर हमारे पास था, मतलब टिबेट एंड इंडियन पीपल आर मोर और लाइक सेम। ऊपर के जो बौद्ध कम्युनिटी है, बुद्धिज्म को जो फॉलो करते हैं, तो वी आर से वेरी गुड फ्रेंड्स। वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये हमारा तुम्हारा लाइक दैट। नेपाल में भी ये केस है, भूटान में भी यही केस था, बट धीरे धीरे करके सब कुछ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ओके, ये तो समझने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वेल्श और इंग्लिश मतलब इंग्लैंड बहुत पहले से क्या थे,
एक एक थे, मतलब थे अलग, लेकिन 13 सेंचुरी में वेल्श क्या हो गया, इंग्लैंड में अंदर आ गया। ओके देखो थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे। ओके तो ये देखो, ये तुम्हारे लिए ये मैप है। ओके नाउ ये जो मैप है हमारा, उसमें देखो ये इंग्लैंड है। ओके ये पूरा इंग्लैंड है। ओके और ये वाला पार्ट जो है यहां से, ओके ये क्या है, वेल्स। ये इसमें इनकॉर्पोरेट हो ही गया है। देखो बीच में कोई वाटर बॉडी भी नहीं है, ओके जमीन ही है, तो ये इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया बहुत पहले 13 सेंचुरी में। तो कहने के लिए 4, लेकिन 4 नहीं है, कितने हैं, मतलब 3 ही गिनो, तो वेल्स तो बहुत पहले से इनकॉर्पोरेट हो गया। ओके अब बात आती है 4 की। कौन कौन से हमने अभी 4 गिने, वो इंग्लैंड मतलब इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड से आयरिश, वो जो आयरलैंड में रहते हैं वो। अब ये समझ लेते हैं, ओपन किया है तो बार बार ओपन ना करना पड़े। तो जब टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं तो कैसी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, कभी कभी पता नहीं चलता सर ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, लंदन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटिश क्या है, इंग्लैंड, ये सब कुछ सेम ही है। तो हम मानते हैं सब कुछ सेम है, जनरल लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल नहीं। अगर बाहर किसी को पूछो कि भाई ग्रेट ब्रिटेन, तो वो इंग्लैंड ही है भाई। बोले ब्रिटिश, अबे भाई वो भी इंग्लैंड है, वही इंग्लैंड तो इंग्लैंड है ही, लंदन वो तो इंग्लैंड में है, लाइक दैट। ओके तो क्या है, टेक्निकली समझते हैं, टेक्निकली। ओके सो टेक्निकली क्या है, सबसे पहले ये वेल्स और इंग्लैंड, बहुत पहले इंग्लैंड तो है ही। ओके ये बॉर्डर देख लो, ये बॉर्डर देख लो, ये पूरा क्या है, इंग्लैंड। ओके इंग्लैंड, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया आई थी, वो कौन थे, ये इंग्लैंड से आई थी। ओके अब इंग्लैंड, जैसे इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, वैसे ही इंग्लैंड का कैपिटल क्या है, लंदन। तो लंदन इज अ सिटी नॉट नेशन। ओके क्या है, सिटी है, कैपिटल है। ओके तो ये तो कंफ्यूजन खत्म, इंग्लैंड एंड लंदन। नाउ ये ऊपर स्कॉटलैंड है, तो स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये 3 को अगर हम मिलाए तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। 3, इंग्लैंड, वेल्स, देखो सब लोग चार कम्युनिटी अलग है। अब वेल्स कम्युनिटी बहुत पहले इनकॉर्पोरेट हो गई, किसमें, इंग्लैंड में, बहुत पहले 13 सेंचुरी में। तो वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड बहुत पहले से नहीं हुआ, ये जो हम पढ़ रहे हैं एक्ट ऑफ 1707, तब 1707 में, मतलब 18 सेंचुरी में स्कॉटलैंड अंदर आया। तब तक ग्रेट ब्रिटेन नहीं था, तब तक इंग्लैंड ही था सिर्फ। ओके तो 1707 में जो वो एक्ट आया, तब जाके क्या हुआ है, स्कॉटलैंड इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो ग्रेट ब्रिटेन बोले मतलब हमें क्या बोलना है, स्कॉटलैंड, क्या समझना है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। ओके ये 3। नाउ अगर इनको भी ले ले हम, पहले तो पूरा ले लिया था, ये जो पूरा है देखो रेड कलर का, दैट इज नोन एज ब्रिटिश आइल्स। ओके जो पूरा है उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटिश आइल्स। पूरा ही पूरा आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है ये, बीच में देखो कितना पानी ही पानी है। तो ये जो पूरा है उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रिटिश आइल्स। ओके अब ये ब्रिटिश आइल्स में भी सबसे पहले क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा जो ब्रिटिश आइल्स है ये तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, सॉरी यूनाइटेड किंगडम नहीं, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। अब यूके भी बोलते हैं ना हम, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। ओके यूके, सो यूके किसे बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम। तो किंगडम यूनाइटेड, यूनाइट कर दिए गए डिफरेंट किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में तो 3 लोग तो आ गए ना भाई, कौन 3 आ गए, स्कॉट, वेल्स एंड इंग्लैंड, ये 3 तो आ गए, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके तो ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड। सिर्फ यूनाइटेड किंगडम अगर हम पहले बोलते थे तो सबसे पहले तो क्या हुआ था पता है, इन लोगों ने, मतलब इंग्लैंड के लोगों ने, यहां जो लोग हैं वो, उन लोगों ने सबको ही ले लिया अपने अंदर।
सबको ही अपने अंदर ले लिया, मतलब इसको भी, ये भी पूरा ये जो ब्रिटिश आइल्स है पूरा ही अपने कब्जे में कर लिया, पूरे ब्रिटिश आइल्स को। ओके, उसको फिर नाम दे दिया क्या, यूनाइटेड किंगडम। देन बहुत लास्ट में, बहुत 19th सेंचुरी में 19 भी नहीं, 20th सेंचुरी 1921 के अराउंड। ओके, तब ये लोग इकट्ठा हो गए आयरलैंड के दो पार्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड से साउदर्न आयरलैंड। तो ये जो साउदर्न आयरलैंड वाले लोग हैं वो लोग अलग हो गए कि भाई हमें ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं रहना है, और दे वेर सक्सेसफुल। तो वो लोग अलग हो गए। तो कौन अलग हो गए, ये दो पार्ट है, आयरलैंड के दो पार्ट है, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट। तो नॉर्थ पार्ट को अब हम बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, और साउथ पार्ट को हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये बहुत लास्ट में अराउंड 1921 के अराउंड में वो पार्ट अलग हो गया। तो उसको छोड़ के हम बोलते हैं, अभी हम अगर यूके बोले, अभी के टाइम पे अगर हम यूके बोले, उसका मीनिंग क्या है, चारों आ गए अंदर, लेकिन चारों में आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं आया है। आयरलैंड आया है लेकिन कौन सा, नॉर्दर्न आयरलैंड आया है। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश आइल्स पूरा, देन इंग्लैंड तो था ही, इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है, वेल्स अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया बहुत पहले इन दी 13th सेंचुरी। ओके, अब 1707 वाला जो एक्ट है तब स्कॉटलैंड आ जाएगा अंदर, तो हो गया। ओके, अब बाकी कौन रहा, आयरलैंड। तो आयरलैंड जो बाकी रहा, पहले तो आयरलैंड को भी ले लिया था। ओके, और पूरा का पूरा पहले मतलब क्या, ये स्कॉटलैंड को जब इनकॉर्पोरेट किया तब के टाइम पे, मतलब कि 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे, 1707 मतलब 18th सेंचुरी हुई ना, तो उस टाइम पीरियड में पूरा ही ले लिया, मतलब पूरा का पूरा ब्रिटिश आइल्स जो है वो है यूनाइटेड किंगडम। फिर क्या हुआ कि अराउंड 1921 के पास आयरलैंड ने खुद को अलग कर लिया, साउथ आयरलैंड ने, जिनका नाम है अभी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अभी कोई बोले कि आयरलैंड नेशन, तो ये है, नॉट दिस। ओके, जो आयरलैंड की क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलती है ना, तो वो लोग यहाँ से आते हैं। कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो दोनों तरफ से खेलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ ये आयरलैंड से जो खेलेंगे वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से भी खेल लेते हैं क्यों, क्योंकि वो इंग्लैंड में है। ओके, बट ये लोग जो है वो लोग क्या है, अलग ही है। मतलब आयरलैंड की टीम अगर हम बोले, क्रिकेट टीम और कोई भी टीम, क्रिकेट टीम तो हमने देखी है इसलिए, ओके, सभी गेम्स में होगी उनकी टीम, तो वो कौन सी है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो पूरा समझ में आ गया, अंडरस्टूड। अब ये खोला हुआ ही है पहले, अभी ये भी बात हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था चैप्टर में जो भी है, हम तो वो जो पूछने लायक है वही थियरी अभी, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, बट बाकी तुम पढ़ोगे तो चैप्टर में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगेन तो जो बहुत कुछ सिलेबस में से निकल भी गया है, लेकिन समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा दो पार्ट है। मतलब कि कम्युनिटी में क्या है, यहाँ की कम्युनिटीज में, ये चारों कम्युनिटीज में भी पार्टीशन था। ओके, कैसे पार्टीशन, जैसे कि जैसे कि इस्लाम में है सिया और सुन्नी, पता है तुमको, इस्लाम जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें भी पार्टीशन है, क्या, सिया एंड सुन्नी। वैसे मतलब उनका रिलीजन एक है इस्लाम, बट उनके अंदर भी दो पार्टीशंस है, तो उनकी जो पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है वो डिफरेंट है, सिया और सुन्नी इस्लाम में, ऐसे दो डिफरेंट है। वैसे ही जैनिज्म में भी है। ओके, जैन भी है, उसमें भी दो है, वो नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं। ओके, बट उसमें भी ऐसे पार्टीशंस है, हाँ मुझे भी याद थे बट अभी नहीं आ रहे। ओके, जैन में भी ऐसे है। फिर जैसे कि लेटेस्ट स्वामीनारायण, हम बोलते हैं ना स्वामीनारायण कम्युनिटी, जय स्वामीनारायण, लेकिन उसमें भी दो पार्टीशन है, पता है तुम लोग, वड़ताल वाले। ओके, तो BAPS जो हम बोलते हैं, इतने वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलर हो गए हैं वो BAPS। ओके, लेकिन जो वड़ताल में है, ओके, वड़ताल जगह का नाम है। ओके, आनंद और दूसरा क्या आता है, नडियाद, उसके पास है। ओके, तो दैट इज डिफरेंट, मतलब है एक ही गॉड को मानने वाले, लेकिन पर्टिकुलरली फिर सम बिलीफ सिस्टम्स आर डिफरेंट। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर भी है।
ओके, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो पार्ट हो जाते हैं, पूरे के पूरे ब्रिटिश आइल्स में भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाते हैं कैथोलिक, ओके, एक हो जाता है कैथोलिक और दूसरे हो जाते हैं प्रोटेस्टेंट। ओके, अब ये जो ग्रुप बन गए हैं, ये कैथोलिक है, दे आर मोर ऑफ से religious, okay, they are more religious, more orthodox, okay, and जो प्रोटेस्टेंट है they are more scientific, atheist, भगवान में कम मानने वाले, एथीस्ट बोलते हैं ना, नास्तिक जिसे हम बोलते हैं, ओके, बहुत ज्यादा साइंस में बिलीव करने वाले हैं, हमारे साइंटिस्ट सारे यहाँ से हैं, ओके, सो ऐसे ग्रुप हो गए थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, अंडरस्टूड। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्टेंट रहते हैं इंग्लैंड में, ओके। अब स्कॉटलैंड में कौन रहते हैं, कैथोलिक्स, तो वो अपोज करेंगे कि भाई हमें इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट होना नहीं, ओके, इसलिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फिर ये एक्ट लाए और फाइनली वो अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, ओके। तो यहाँ पे ज्यादा कैथोलिक्स, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड में भी वही केस था, जो ये लोग जुड़ गए हैं इंग्लैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड, वो कौन से हैं, प्रोटेस्टेंट, और ये जो कैथोलिक्स है वो भाई नहीं, हमें जुड़ना बुड़ना नहीं है, तुम अलग और हम अलग, ओके, हम तो रिलीजियस बीइंग है, हम भगवान में मानने वाले हैं, साइंस भले ही कितनी भी आगे बढ़ जाए बट सबसे ऊपर तो गॉड है, लाइक दैट। बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होने लगी है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ये कौन थे, कैथोलिक्स, अंडरस्टूड, ओके। तो ये चीजें थी, मतलब हो क्या रहा था कि अब ये लोगों के बीच में भी पार्टीशन है, नॉर्दर्न से आयरलैंड एंड साउथ आयरलैंड, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट कि भाई ये चलेगा वो चलेगा क्या चलेगा। तो अब होगा क्या, अब ये दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड को इंग्लैंड सपोर्ट करेगा, ओके, और इसको स्कॉटलैंड सपोर्ट करेगा। तो थोड़ा चलता रहा, लेकिन हुआ क्या, स्कॉटलैंड को ही खुद के अंदर में कर दिया, किसने, इंग्लैंड ने। तो मतलब कि वहां की सारी ही सपोज पार्लियामेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब में ही इंग्लैंड के लोग, और इंग्लैंड मतलब ये पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम आइडियोलॉजी में मानने वाले लोग ज्यादा हो गए। तो अब इनका सपोर्ट कुछ ज्यादा रहा नहीं, कितना गंदा कर दिया, ओके, तो कुछ ज्यादा रहा नहीं, इसीलिए क्या हुआ, ये लोग थोड़े वीक हो गए, ओके, और ये लोग को फुल सपोर्ट मिला, उनको अंदर ले लिया, और इनको भाई लास्ट में भी वो लोग को अलग चाहिए था तो अलग कर दिया, अंडरस्टूड। तो ये पूरा, ये पहले के, बहुत पहले के, अभी के नहीं, बहुत पहले के सिलेबस में ये बात थी, अभी निकाल दी गई है, ओके, बट समझ में आया, ओके। चलो, तो ये याद रख लेना, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ बोलेंगे हम, यूनाइटेड किंगडम तो हम बोल देंगे ब्रिटिश आइल्स, बट क्यों, क्योंकि उसके बाद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बाहर निकल गया है, तो हम जनरली अब सिंपली यूनाइटेड किंगडम नहीं बोलते, अब हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, और से नॉर्थर्न आयरलैंड, ओके। चलो, तो ये था हमारा इंग्लैंड के बारे में थोड़ी टर्मिनोलॉजीज है ना, ओके। सो ये चार लोग थे। नाउ अब हम आगे देखते हैं, देखो ये देखो, सबसे पहले इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। 1688 में, मतलब वहां पर भी क्या, मोनार्की ही चल रही थी, कहां पर, इंग्लैंड में भी पहले से ही क्या चल, सब जगह पहले से तो मोनार्की ही चल रही थी, राजा किंग जो होते हैं वही रूल करते हैं, तो इंग्लैंड में भी वही लोग रूल कर रहे थे। लेकिन 1688 में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर सीज्ड कर ली, मतलब छीन ली, ओके, कि भाई अब पार्लियामेंट डेमोक्रेसी चलेगी, ये चलेगा, मोनार्की चलेगी नहीं। हमने पहले ही देखा, ये तो स्ट्रेंज केस है, अचानक से ऐसे छीन थोड़ी लेंगे, तो मूवमेंट्स हुई थी। कैसे मूवमेंट्स हुई, ये सब कैसे बना, तो ये बनने के लिए सबसे बड़ा जो पहलू है दैट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन।
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ओके, 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी में, एक्चुअली वो ईयर बोला जाता है 1750, ओके, और 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और 1750 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड में। ये तो फ्रांस की बात है, लेकिन ये कहाँ की बात है? इंग्लैंड की बात है, ओके। सो इंग्लैंड में 1750 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। लोग मिडिल क्लास, इंग्लैंड का मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा एजुकेशनली रिच था, नॉलेजेबल था एंड इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा वेल्दी था, रिच था, बहुत पैसे आ गए थे। क्यों? क्योंकि नॉलेज गेन किया, नई नई टेक्नोलॉजीज को एडेप्ट किया। वो ऐसे भी वो तो साइंस में मानने वाले थे ना, ओके, तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, रिसर्च किया और बहुत आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलाइज, नई नई इंडस्ट्री लाए, और जहां जहां कॉलोनी है वहां पर भी ये सारी चीजें उनको पढ़ा होते। हम नहीं पढ़े इतना, अभी भी पढ़ रहे हैं, देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ओके। नहीं तो हम यही सारी चीजें एक्चुअली हमारे साइंटिस्ट ने तो कई हजारों सालों पहले बोल दी है। फिर चाहे तुम केमिस्ट्री बोलो, फिजिक्स बोलो, बायोलॉजी बोलो, सब कुछ हमारे साइंटिस्ट, जो हम सेजिस बोले या साइंटिस्ट बोले, उन्होंने हजारों सालों पहले बोल दिए। तो अभी हम 4 वेदास जो है, वो 4 वेदास, आयुर्वेदास, और कितने 4 वेदास तो अलग है, पुराण ग्रंथ, ओके, आयुर्वेद, योगा, ये सब ना पढ़ के हम यही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में, पूरी की पूरी सिस्टम में ये सब चीजें डाल दी है। इंग्लिश भी ऐसे डाल दी है और हमारे माइंड को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि इंग्लिश के बगैर नहीं चलेगा। चाइना देखो, हमसे आगे, हमसे डेवलप्ड इकोनॉमी है, दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग चाइनीज ऑलवेज, outside China also and inside China also. They are not using Google, they are not using YouTube, they are not using WhatsApp. क्यों? बहिष्कार, नहीं चाहिए भाई तुम्हारी टेक्नोलॉजी, हम अपनी डेवलप करेंगे। यूसी ब्राउजर यूज करते हैं वो लोग, वो वहां का है, ओके। YouTube की जगह भी उनकी पर्टिकुलर एक खुद का सर्च इंजिन है, YouTube की जगह उनका खुद का सर्च इंजिन है, ओके। टिकटॉक उनका, बहुत कुछ उनका पर्सनल है, मतलब, और पर्सनल चीजें उन्होंने बाकी वर्ल्ड को दे दी, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो वर्ल्ड से लेते नहीं है। उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को संभाल के रखा है, ओके। इसीलिए तुम देखो तिब्बत में और हमारे नॉर्थ इंडिया में जो जो हमारा कल्चर था बहुत पहले का, जब बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, ये सब डिस्ट्रॉय होता गया है। वहां का कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ अभी भी, चाइना का, ओके। वहां की कुंफू, वहां का आयुर्वेदा, मतलब यहाँ से ही गया है वो सब भी, जो वहां गया है वो यहीं से गया है, लेकिन यहीं से तो गया, अब यहाँ का डिस्ट्रॉय हो गया, वहां रह गया। दैट इज द रियलिटी। क्यों? उन्होंने संभाला, हमने संभाला नहीं। अभी भी हम चेंज कर रहे हैं, एवरी ईयर सीबीएसई कुछ ना कुछ आगे पीछे का इतना कुछ निकाल देगी और बोलेगी कि सिलेबस चेंज एंड वी आर इम्प्रूविंग द सिलेबस। इससे कुछ नहीं होगा, ओके। ड्रास्टिक चेंज वी नीड, ड्रास्टिक चेंज, एकदम अलग अलग। पढ़ा नहीं, पढ़ना ही नहीं, पढ़ना भाई, ये क्या हुआ ब्रिटेन में पढ़ना ही नहीं है, ओके। हमारा इंडिया में क्या हुआ चलो बता दो, हम कैसे टूट गए वो बता दो, चलो तो आगे से ना टूटे। अफगानिस्तान कैसे बना, पढ़ते हैं हम? नहीं पढ़ते। अफगानिस्तान कब टूटा इंडिया में से? बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो तो अभी रिसेंटली हुआ, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान बना। वो भी पता है क्या हमें? डिटेल्ड पता है? कुछ नहीं पता, नहीं पढ़ते। जो हमारे अंदर डाल दिया है, ओके, सिस्टम में ब्रिटिश ने, वही हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अभी थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट हो रहा है, ओके, थोड़ा थोड़ा ही बोलेंगे, बट हाँ अभी कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। कई स्कूल्स में भगवत गीता पढ़ाई जाती है, कई स्कूल्स में हनुमान चालीसा अभी तो वायरल हो रहा है, ओके। सुबह की प्रेयर में सब लोग इकट्ठा होके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ओके। तो ऐसे सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है, वो हम सबको बांटे। अरे भाई बांटना हो तो बांटो, जिसको लेना है वो ले, लेकिन हम तो अपना फॉलो करें।
अभी देखो हम कितनी सेंचुरी से यही एजुकेशन सिस्टम में यही चीजें पढ़ रहे हैं, पहले की चीजें हम पढ़ ही नहीं रहे। ये सारा पूरा का पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा मैथ्स, सब कुछ, ऐसा नहीं कि एक दो बातें, सब कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स में इससे अच्छे लेवल पे है। अरे इनको कुछ मेटल के बारे में नहीं पता था, तब तो हम तलवारों से लड़े थे। ओके, कौन सी तलवार, कैसा शील्ड, कहाँ क्या होगा। और एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लैंक कर दिया है, थोड़ा बहुत रखते भी है। ओके, 11th-12th में तो तुम देखोगे तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ ऐसे दिया हुआ है, बट उसके बाद वापस आ जाओ भाई, न्यूटन पे आ जाओ, गैलीलियो पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में अब वो लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए ना, तो सबको लग रहा है कि जो मेजोरिटी में है वही सही है। क्योंकि हमने हमारे वर्क का प्रमोशन नहीं किया कि हाँ हमें पता है, हमें आता है, ये हमारी टेक्नोलॉजी आता है, माना तुम्हें सीखना है, हम सिखाते हैं। हमने कहीं ना नहीं बोला, कभी प्रमोशन नहीं। ओके चलो आ जाते हैं, नहीं तो हमारा रह जाएगा। सो क्या हुआ है 1688 में, तो मोनार्की से पावर ले लिया किसने? ब्रिटिश और से इंग्लैंड की पार्लियामेंट। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोगों के दिमाग खुले, लोगों ने बहुत कुछ पढ़ाई की, मिडिल क्लास बहुत स्ट्रांग बना, बहुत ज्यादा पैसे आ गए, एंड देन धीरे धीरे वो इतने स्ट्रांग हो गए कि वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। ओके, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पार्लियामेंट के पास इतना पावर आ गया कि बोलो देते हो या वॉर करें, लाइक दैट। तो देना पड़ा। ये मतलब सीज्ड की है, एक्चुअली सीज्ड नहीं, दे दी गई है। ओके, जैसे अभी हमने इटली के केस में नहीं देखा था कि इटली जर्मनी के केस में कि भाई अब ये लोग शांत 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद कि भाई अभी तो हमने टाल दिया। ओके, फ्रेडरिक विलियम 4 के टाइम पे उन्होंने जो आर्मी बुला के भगा दिया था सबको, तो अभी तो टाल दिया, लेकिन ज्यादा टाइम तक ऐसा होगा नहीं। तो फिर क्या किया, धीरे धीरे छूट देना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे ही ये जो पावर है वो दे दिया है। ओके, ऐसा नहीं कि आराम से कि अच्छा वॉर करेंगे लेकिन नहीं देंगे, नॉट लाइक दैट। डर गए थे कि भाई अब ज्यादा टाइम तक चलेगा। अंडरस्टूड? ओके ओके, तो ये जरूरी था, इसलिए मैंने पेंसिल से अलग से वापस लिख दिया है। देन आगे, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ। क्यों वेल्थ? कहां से, पैसे कहां से आ गए? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, इंपॉर्टेंस एंड पावर, it was able to extend its influence over the other nations of the island। तो जैसे जैसे इनके पास बहुत ज्यादा पावर आ गया, बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम, अपने साम्राज्य को फैलाना चाहा। मतलब कि भाई वेल्स तो आ गया था, स्कॉटलैंड भी आ जाए, आयरलैंड भी आ जाए, वो चाहते थे वो। ओके, वो सेकंड पॉइंट था। तो हुआ क्या? ओके, स्कॉटलैंड को अंदर लाने के लिए क्या हुआ? सो दिस, वो जो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707, तो वो यहां से लिखना है हमें। The Act of Union 1707 between India and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain। Okay, तो ये जो हुआ तो उसी से बना है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। तो इसीलिए ऐसा मान लिया गया ये एक्ट के अकॉर्डिंगली कि भाई अब स्कॉटलैंड पे किसका रूल चलेगा? इंग्लैंड का ही रूल चलेगा। ये रूल हो गया। अंडरस्टूड? ओके, देन उसकी वजह से क्या हुआ? द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलियलिक लैंग्वेज or wear their national dress, and large number were forcibly driven out of their homeland। तो ये हुआ था ओके कि भाई हमारी बात मानो। ओके, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं बोलनी है, तुम्हारे ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनने हैं, बात मानो तो रह सकते हो स्कॉटलैंड में। मतलब स्कॉटलैंड अब इंग्लैंड हो गया है, कवर कर लिया है, तो स्कॉटलैंड भी किसके रूल के अंदर में है? इंग्लैंड के। तो भाई यहाँ जहां तुम रह रहे हो वहां रहना हो तो हमारे बिलीफ, हमारा कहना मानना पड़ेगा, हमारे जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमारे जैसी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तभी तुम रह सकते हो, अदरवाइज निकाल दिया गया था। ओके, फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड
नहीं, कहाँ गया? फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, मतलब कि घर निकाल दिया था, ओके, जाओ, एग्जाइल, ओके, जैसे गुसेप्पे मजीनी को निकाल दिया गया था इटली में से, वैसे एग्जाइल, जाओ वनवास, ओके, लाइक दैट। नहीं यार, जब तुम एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ठीक है तब आओ, अदरवाइज नहीं। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट, आयरलैंड सफर्ड द सेम फेट, तो जैसे स्कॉटलैंड के साथ हुआ वैसे भी किसके साथ हुआ? आयरलैंड के साथ भी हुआ। इट वॉज फोर्सिबली इंकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801, तो 1801 में पूरे के पूरे आयरलैंड को क्या कर दिया गया? उसके बाद इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, उस पे भी ब्रिटिश ने रूल लगा दिया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्ज्ड थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ द डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, तो एक नया ब्रिटिश नेशन बना लिया गया, एक डोमिनेशन कर दिया गया इंग्लिश कल्चर का, ब्रिटिश कल्चर का, पूरे के पूरे ब्रिटिश आइलैंड में। ओके, अभी ये जो हम बोल रहे हैं आयरलैंड मतलब पूरा आयरलैंड, नॉर्दर्न और साउथर्न पूरे आयरलैंड की बात हो रही है 1801 में। फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो बाद में, ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलग हुई। अंडरस्टूड, ओके। सो आयरलैंड के ऊपर भी मतलब पहले क्या हुआ था, पहले 2 पॉइंट जनरल पॉइंट देखे हमने, देन एक्ट ऑफ यूनियन वाला पॉइंट देखा, एंड इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट के लिए पहला एक जनरल पॉइंट उसके अंदर ही, देन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो ये 2 उसके इम्पैक्ट थे कि पहला तो स्कॉटलैंड, तो भाई उनकी लैंग्वेज जो गैलियलिक लैंग्वेज जो बोलते थे वो लोग, ओके, गैलियलिक लैंग्वेज वो फोर्सफुली फॉरबिडन टू स्पीक, भूल जाओ तुम इंग्लिश ही बोलना है, ओके, लाइक दैट। तो अब नेशनल ड्रेस जो वहाँ के ड्रेस थे, वहाँ की लैंग्वेज है, वो सब कुछ निष्कासित कर दी गई, मतलब कि निकाल दी गई, बैन कर दी गई, ओके, इम्प्योर वर्ड में हम बोले तो बैन कर दी गई, और वैसी, और जो ना माने उनको क्या कर दिया गया? ड्रिवन आउट कर दिया गया, एक्साइल कर दिया गया, ओके, अपने ही होमलैंड में से। और वैसी ही सिचुएशंस 1801 में कहाँ हो गई है? आयरलैंड में। तो उनकी मेंटालिटी देखो, इंग्लैंड की पहले से ही उनकी मेंटालिटी क्या है? फैलते जाओ, फैलते जाओ, मतलब ग्रो तो करना है, लेकिन ग्रो करना और ग्रो करके फैलना, दैट इज डिफरेंट, ओके। वो सबने ही ऐसा किया है, नेपोलियन ने भी वैसा किया है, सिर्फ फ्रांस को अच्छा बना दिया और फिर फ्रांस को अच्छा करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओके, वो मरता भी नहीं, प्राप भी इकट्ठा ना होके उनको मारते नहीं, ओके। लेकिन हुआ क्या, वो धीरे धीरे वो भी अपनी सेना, अपने जो साम्राज्य है, अपना जो रूलर रेन है, अपना जो रूलिंग रीजन है, उसको क्या करना चाह रहा है? एक्सटेंड कर। वो सब केस में, हिटलर के केस में जर्मनी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, वो सब है नहीं अपने सिलेबस में, बट वही चलता आ रहा है, ओके, वही चलता है। अंडरस्टूड, पूरा समझ में आ गया, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो पूरा बन गया है, ओके, तो देखो 3 चीजें मैंने लिखी हुई है। इंग्लिश पार्लियामेंट मतलब क्या? वो जो सेंटेंस लिखा है ये, इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर ले लिया इन 1688, सीज कर लिया है, किससे? मोनार्की से। तो इंग्लिश पार्लियामेंट प्लस एक्ट ऑफ यूनियन वाला पॉइंट मेन वापस लिखना है 1707। तो भाई अब स्कॉटलैंड पर इंग्लिश का, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का रूल चलेगा, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड, दैट इज इन 1801, आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। अंडरस्टूड, ओके। देन आगे हम देखते हैं, तो आगे देखने में क्या है कि अब उन्होंने नेशन तो बना दिया, ओके, कि भाई ये ब्रिटिश आइल्स है, उसमें से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हटा दो, ये पूरा का पूरा है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्थर्न आयरलैंड, ओके। अब ये बना तो दिया, अब लोगों को कैसे इकट्ठा करोगे? ओके, मतलब कि अंदर से फीलिंग आनी चाहिए ना, हाँ ये मेरा देश है, ओके। तो क्या किया एक्चुअली, इंग्लैंड का फ्लैग अलग अलग तरीके से इकट्ठा करने की ट्राई की। इंग्लैंड का फ्लैग ऐसा था, ओके, फिर
इंग्लैंड का ऐसा फ्लैग था, देन स्कॉटलैंड में और जो आयरलैंड है उसका फ्लैग ऐसे था, ऐसे वाइट से। और आयरलैंड रह गया ना, तो उसका फ्लैग था ऐसे। ओके, तो ये तीनों को ऐसे दाबेली बना दी तो ये बन गया ऐसे ओके। हाँ, क्रॉस इसका क्या? स्कॉटलैंड का था आई थिंक, ये तो इंग्लैंड का ही है ओके, और ये आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड लाइक दैट। तो अब ये सबको इकट्ठा तो कर दिया, नेशन को तो ले लिया, लेकिन अब लोगों के अंदर फीलिंग भी आनी चाहिए ना। अब तुम यही फ्लैग सब जगह चलाओगे तो अभी भी उनको याद आता रहेगा कि भाई ये फ्लैग है, मतलब ये हम नहीं है, मतलब वी आर नॉट इन दिस नेशन, हम कनेक्टेड नहीं है वैसे। तो क्या कर दिया गया, ऐसे पूरा का पूरा बना दिया गया, एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड। और से अब जो बोलो वो, हम ग्रेट ब्रिटेन बोलो, इंग्लैंड बोलो, ब्रिटेन बोलो, यूनाइटेड किंगडम बोलो, उसका फ्लैग जो अब आज की डेट में है वो क्या है। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, सो सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन फ्लैग, इसका नाम दिया गया है यूनियन जैक। ओके, यूनियन जैक उसका नाम दिया गया है क्योंकि ऐसे इकट्ठा किया उसको। नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, एक मार्क के लिए पूछा जाता है ओके कि क्या नेशनल एंथम है, तो गॉड सेव अवर नोबल किंग, और लैंग्वेज कर दी गई कौन सी, इंग्लिश। अंडरस्टूड, ओके। तो ये इंग्लैंड का केस था। नाउ तो जितनी भी स्टोरीज थी, जिन जिन को फ्री करवाना था हमने सबको फ्री करवा दिया है ओके। नाउ अब बात आती है कि नेशन बिल्डिंग अप की, मतलब कि मेनली जो दो टॉपिक है वो हमारे बाकी रह जाते हैं चैप्टर में। क्या सबको फ्री हो, सब फ्री हो गए, फ्रांस फ्री हो गया, जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन हो गया, ब्रिटेन में भी सब अच्छा हो गया, ये हो गया डन ओके। अब ये सब तो बाउंड्री लेवल पे हुआ ना कि यहाँ से यहाँ का ब्रिटेन, यहाँ से यहाँ का फ्रांस, यहाँ से यहाँ का जर्मनी, बाउंड्री हुई ओके, फिजिकल मैप पर ओके, कि ये हमारा इलाका, ये तुम्हारा इलाका। अब लोगों के साथ लोगों को क्या करना है, जुड़ना है ओके, कि मतलब जैसे हम तिरंगा देखे तो हमारा भारत माता की जय, वंदे मातरम सैल्यूट ओके, जब जन गण मन हमारा नेशनल एंथम बजे तो वी फील दैट ओके भाई ये हमारे नेशन है, हमारे नेशन की बात हो रही है लाइक दैट। वो फीलिंग आनी चाहिए ना, अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए कि ओ ये फ्लैग हमारा है, भारत माता, मतलब हमारे नेशन की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है लाइक दैट। इंडिया मतलब हमारी बात हो रही है, हम कैसे बोलते हैं, हमारा देश इंडिया, हम इंडियन है। तो ये बोल कब पाएंगे हम, पहले से नहीं बोल पाएंगे ओके, ये फीलिंग धीरे धीरे आती है। हम तो यहाँ फ्री इंडिया में बॉर्न हुए हैं और फिर पहले से हम धीरे धीरे हमारी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ आ गई। लेकिन सोचो कि जस्ट बॉर्न हो, मतलब 1947 में तुम फ्री हुए और 1947 में जो किड बॉर्न हुए थे, क्या उनको भी चलो पहले से होगा, जो ऑलरेडी है ओके, जो पहले से ही थे, मतलब जैसे कि गांधी जी ओके, तो गांधी जी फ्री होने के बाद वो फीलिंग लानी पड़ेगी ओके, कि हम भारत है, ये हमारा देश है, वो फीलिंग तो थी, बट नाउ वी आर फ्री, वी आर इंडिया लाइक दैट, कोई हम पे रूल करेगा नहीं ओके लाइक दैट। तो ये हमारा देश है, हमारा, मेरा भी बोल देते हैं हम, मेरा ओके भाई, तेरा मतलब हाँ मेरा देश है लाइक दैट। हम मतलब पॉजिटिवनेस हम दिखाते हैं टुवर्ड्स आवर नेशन, वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो वो आएगी कैसे, वो कैसे आएगी, उसके लिए है विजुअलाइजिंग द नेशन ओके। सो विजुअलाइजिंग द नेशन हमारा टॉपिक है, मतलब कि हमने बाउंड्री तो बना दी, लेकिन अब नेशन बनाना है ना, लोगों के अंदर फीलिंग जगानी है कि भाई ये हाँ ये जर्मनी है, ये इटली है, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, वो फीलिंग्स आनी चाहिए। तो उसी के लिए टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है विजुअलाइजिंग द नेशन, और से एलिगरी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिगरी, ऑफ
फ्रांस, एलिगरी ऑफ जर्मनी, एलिगरी ऑफ फ्रांस को बोल जाता है मैरियने, एंड जर्मनी की एलिगरी है जर्मेनिया। जैसे हमारी एलिगरी है भारत माता, ओके। तो जैसे ही हम बोले भारत माता तो वी फील ओ इंडिया की बात हो रही है। इट्स नॉट अबाउट सम पीपल और ह्यूमन बीइंग। जैसे भारत माता कोई ऐसे कोई लेडी नहीं है, ओके। विजुअलाइजिंग द नेशन हमने, और वापस जब ये आया तो ऐसे हो सकता है हिपोक्रेसी की सीमा आ जाती है। क्यों कि भाई फीमेल ही क्यों लाए, मेल क्यों नहीं लाए, पार्शियलिटी हो रही है, ओके। बट इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। जनरली मदरहुड से कनेक्ट करने के लिए, ओके, मदरहुड के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे कि चाइल्ड होता है ना तो सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है मदर से, ओके। ऐसा नहीं फादर से कनेक्टेड नहीं होता। अगेन वापस वहां पे उल्टा लॉजिक नहीं लगाना है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते ऐसे ओ मम्मी ऐसे क्यों मम्मी ही बोला भाई, पापा क्यों नहीं बोला, ओके। बचपन से ऐसी हमारी अपब्रिंगिंग भी हुई है, और मदर के साथ वैसे भी ज्यादा रिलेशन है ना भाई मम्मी के साथ, ओके। 9 मंथ हम मम्मी के साथ अलग से रहे हैं, पापा से अलग ओके। तो मदरहुड के साथ और बहुत ज्यादा वाइड ऑडियंस, और ऑडियंस नहीं बोलेंगे, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं बैठा है, बट बहुत ज्यादा वाइड पीपल और रेंज में सबको इकट्ठा कर सके, इसीलिए विजुअलाइजिंग द नेशन आया है। तो एलिगरी के टर्मिनोलॉजी में पूछे, विजुअलाइजिंग द नेशन के देखो वर्ड्स को कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, तुम्हें थियरी ये लिखनी है, ओके। ये 5 पॉइंट लिखने हैं। पहला, नेशन वेयर पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर। तो नेशन जो है वो पहले से ही कैसे पोर्ट्रेड किए जाते थे, फीमेल फिगर के तौर पे पोर्ट्रेड किए जाते थे। सेकंड, द फीमेल फॉर्म दैट वर चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ। ये तो कोई ऐसा है नहीं कि भाई ये पर्टिकुलर कोई वुमन है, ओके। जर्मेनिया कोई वुमन है, भारत माता कोई वुमन है, ऐसा पर्टिकुलर कुछ है नहीं। बट वो फीलिंग आनी चाहिए ना, वो आइडेंटिटी वाली फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे थोड़ी बोलेंगे ये फ्रांस जा रहा है, ओके, ये इंग्लैंड जा रहा है। कोई बंदा नहीं है कि फ्रांस जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, ओके तो कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, तो हम पता कैसे करेंगे कि कहां से है ये, ओके। तो इसीलिए विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। Rather it sought to give the abstract idea of a nation a concrete form। तो भाई एब्स्ट्रैक्ट पूरे के पूरे जो नेशन है उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म कि भारत माता मतलब हम सब इंडियन है, ऐसे जोश आ जाए, ओके, गूज बम्प आ जाए। तो वैसी फीलिंग लाने के लिए हमने फीमेल फिगर पर्टिकुलरली लगाई, हमने इन द सेंस सबने, ओके। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मुझे पता नहीं कि कहीं पे मेल फिगर है, सब जगह फीमेल फिगर ही है, ओके। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे द आइडिया सच एज लिबर्टी जस्टिस एंड द रिपब्लिक, ओके। तो ये दोनों का मीनिंग तो सेम जैसा ही होगा, फ्रीडम, ओके, जस्टिस हमें पता ही है। तो फ्रेंच में ये आइडियोलॉजी आई थी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तब, एंड देन फ्रेंच में हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब की बात है, और उसके बाद फ्रांस में ही एलिगरी आई थी जिसका नाम है मैरियने। सो इन फ्रांस द एलिगरी वाज मैरियने, इन जर्मनी जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी। तो जर्मनी की एलिगरी जो लेडी है उनको बोला जाता है जर्मेनिया, एंड फ्रांस की जो लेडी है जिसको फीमेल फिगर पोर्ट्रेट किया गया है नेशन के लिए, दैट इज द मैरियने, ओके। एंड फिफ्थ पॉइंट, स्टेटस ऑफ मैरियने वेर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स। मतलब पब्लिक स्क्वायर मतलब क्रॉस रोड जो होते हैं, जैसे कि सपोज तुलसीधाम है, ओके। जैसे हम 5 बत्ती जाते हैं तो कैसे 5 बत्ती में ऐसे 5 बत्ती है, ऐसे 1 2, ओके। और अभी रिसेंटली एक दो लास्ट 1 to 2 years में गौतम बुद्धा जी की भी स्टेचू रखी गई है वहीं पे 5 बत्ती में, थोड़े मतलब ये 5 बत्ती सर्कल है उससे थोड़े आगे गौतम बुद्धा जी की भी मेडिटेशन वाली स्टेचू रखी गई है, ओके। यहाँ पे कसक सर्कल पे हनुमान जी की गदा रखी गई है सर्कल से थोड़े साइड में, ओके, लाइक दैट। तो स्क्वायर्स मतलब क्या, जो क्रॉस रोड होते हैं जहाँ लोग ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा होते हैं, वहां पे
वो बनाई गई है। ओके फिगर्स देखो, इन पब्लिक स्क्वायर्स वो इरेक्ट की गई है, मतलब स्टैचूज पूरी इरेक्ट करना मतलब बनाना, कोई चीज को बनाना मतलब क्या, इरेक्ट करना, जिसे हम इरेक्शन बोलते हैं। जैसे कि कोई नया प्लांट इंडस्ट्री बने, ये इरेक्ट वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, मतलब नई प्लांट नया घर बन रहा है, तो भाई हाउस का इरेक्शन चल रहा है, मतलब हम चेक कर रहे हैं कहाँ से वॉल होगी, ये होगा वो होगा। ओके, तो इरेक्शन मतलब क्या, कंस्ट्रक्ट का सिमिलर टाइप है। सो इरेक्शन पब्लिक स्क्वायर्स में बनाई जाएगी स्टैचूज। इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स, भाई कॉइन्स के ऊपर भी इमेजेस मार्क की जाएगी। ओके, पढ़ाई में नोटबुक में भी प्रिंट कर दी जाएगी कि अगर हम देखें तो फीलिंग आए। जैसे अभी हमने लास्ट 4-5 ईयर से स्टार्ट किया है, नेशनल एंथम हम बोलते हैं। ओके, मूवीज देखने जाए तो भी, तो क्यों भाई, कब ऐसे थोड़ी नेशनल एंथम सिर्फ मतलब 2 बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को बोलेंगे। ओके, एटलीस्ट भाई ये अच्छा काम किया है। ओके, क्यों, एक एटलीस्ट वो 1 मिनट तो हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आए। ओके, तो वो 1 मिनट के बदले में शायद तुम ऐसे कचरा रास्ते पे डालने की जगह भाई कूड़े में डाल दे, तुम इन द सेंस हम। ओके, हम डस्टबिन में कचरा डाले यार, कभी कभी हमें लगे यार गलत कर दिया। ओके, वो फीलिंग आनी चाहिए। हाँ, वो आजकल जो भी नए रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, तो आगे भी भारत माता की फोटो लगाई जाती है। हाँ, यस, अभी आगे जो करेक्ट है, जैसे कि हमारा ये ब्रिज बना है नर्मदा मैया ब्रिज, तो वहाँ भारत माता की फोटो ये साइड भी है, वो साइड भी है। ओके, वो अंकलेश्वर साइड भी है, भरूच साइड भी है, हर नए जगह पर तो फोटो लगाई जाएगी, नोटबुक्स में, कॉइन्स में, स्टैचूज, तो एक फीलिंग आती है। ओके, images, coins and stamps to remind, this is the important, to remind public of the national symbol of the unity। तो इसीलिए क्या हो जाता है, पब्लिक को समझ में आ जाता है कि हम सब एक है, हम यूनाइटेड है, हम ये नेशन के नेशनलिस्ट हैं। ओके, वो समझ में आ जाए। देखो भारत माता भी कहीं पे भारत माता होगा तो कहीं पे लिखा नहीं होगा अगर भारत माता, ऐसे देख के ही पता चल जाएगा कि भारत माता की फोटो है, लिखा थोड़ी होगा भारत माता। वहां पे कोई लायन होगा या टाइगर होगा। ओके, या फिर लोटस होगा, अशोक चक्र होगा। ओके, वो 4 लायंस की स्टैचू जो है वो होगी। ओके, और कलर होगा हमारा ट्राई कलर, ऐसे ही पता चल जाएगा कि भारत माता है। ओके, दैट इज द थिंग, अंडरस्टूड। ओके, तो ये क्वेश्चन विजुअलाइजिंग द नेशन वाला पूछा जाता है, एंड ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स के मीनिंग्स। तो तुम्हारी बुक में से ही है वो चैप्टर में, मैंने अभी कहाँ गए रे ये। ओके, तो ये है मीनिंग ऑफ द सिंबल्स। ओके, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, 1 मार्क में तो आता ही है, एट द सेम टाइम 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो क्या क्या है यहाँ पर देखो, ओके, क्या क्या है देखो, ब्रोकन चेन, ये रे। ओके, तो ब्रोकन चेन का मीनिंग क्या है, बीइंग फ्रीड, मतलब फ्री हो गए हो भाई, अब कोई भी तुम्हें बांधने वाला नहीं है और तुम फ्री हो गए हो, तुम बंधे हुए नहीं हो। ओके, वो उसका मीनिंग होता है। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल। ओके, सो ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, दिस वन। ओके, वो क्या शो करता है, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर एंड स्ट्रेंथ। ओके, वो उनकी जर्मनी में ये जो सिंबल है ईगल का, वो और वो जो ब्रेस्ट प्लेट है मतलब क्या कि वो जो लड़ाई के लिए हम जो शील्ड यूज करते हैं। ओके, दैट इज दैट। तो जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ दिखाता है। क्राउन ऑफ द ओक लीव्स का क्राउन, ये वाला। ओके, ओक लीव्स का जो क्राउन है वो क्या शो करता है, हीरोइज्म शो करता है, हीरोइज्म। ओके, भले ही लेडी ने पहना हो, शो क्या करता है, हीरोइज्म। ओके, स्वॉर्ड, तो ये स्वॉर्ड। ओके, सो स्वॉर्ड, रेडीनेस टू मेक पीस। देखो, रेडीनेस टू मेक पीस, नॉट वायलेंस। तलवार से पीस, हाँ तो करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। ओके, जब लास्ट में जब कोई ऑप्शन बाकी ना रहे तो पीस होने के लिए हमें वायलेंस भी करना पड़ेगा। तो देखो,
रेडीनेस टू मेक पीस मतलब पीस लेने के लिए, पीस को स्थापित एस्टेब्लिश करने के लिए अगर हमें वॉर भी करनी पड़े तो वी आर रेडी। ओके तलवार उल्टी करते हैं तब ऐसा ही शो होता है ना मुझे। यस, तलवार ऐसे उल्टी कर देते हैं, दैट मीन्स के पीस मतलब कहना क्या चाह रहा है, हाथ में ही रखते हैं लेकिन छोड़ नहीं देते। ओके ऐसे रखते हैं मतलब क्या, हमारे हाथ में तलवार है। ओके मतलब वी आर पावरफुल, हम पावरफुल तो है लेकिन ऐसे नीचे रखी हुई है। दैट मीन्स पावरफुल है डज नॉट मीन कि हम तुम्हें मारना चाह रहे हैं। वी वॉन्ट पीस। तो इफ यू आर सरेंडरिंग, ओके इफ यू सरेंडर देन वी डोंट वांट वॉर आल्सो। ओके हम भी वॉर नहीं चाहते हैं, लाइक दैट। ओके ऑलिव ब्रांच अराउंड दिस स्वॉर्ड, ये रही देखो। ओके सो स्वॉर्ड के अराउंड में ऑलिव ब्रांच, विलिंगनेस टू मेक पीस। तो ये है स्वॉर्ड, रेडीनेस टू मेक पीस मतलब रेडी है हम युद्ध करने के लिए, शांति के लिए युद्ध करने के लिए। मतलब उसके बाद वॉर हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी। ओके शांति हो जाएगी मतलब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, शांति तो हो ही जाएगी ना भाई वॉर के बाद। बट मतलब कोई है ही नहीं आवाज करने के लिए, वो वाली शांति की बात नहीं कर रहे। सब लोग है लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं, वैसी शांति की बात कर रहे हैं। ओके और ऑलिव ब्रांच है वो क्या बोल रहे हैं, विलिंगनेस मतलब हमारी नियत है, नियत। रेडीनेस मतलब तुम रेडी हो, ओके चलो वॉर कर रही है पीस के लिए तो वॉर कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जाए विलिंगनेस मतलब हम चाहते हैं, हमारी चाहत, हमारी नियत क्या है, शांति। ओके लेकिन वापस स्वॉर्ड के साथ है, मतलब शांति तो चाहते हैं, दैट डज नॉट मीन के तुम जो बोलोगे हम मान लेंगे। ओके लाइक दैट, लड़ना हो तो लड़ भी लेंगे, लाइक दैट। सो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, तो ये रहा देखो ब्लैक रेड एंड गोल्ड का ट्राई कलर जो है वो क्या शो करता है, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। ओके 1848 का लिबरल नेशनलिस्ट का, ये जर्मनी की बात चल रही है। ओके ये कहां का है, जर्मनी का। तो लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट। तो जब ड्यूक ने जर्मन स्टेट में जो ड्यूक के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, सब रूलर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था ये ट्राई कलर को। आगे जाके यही जर्मनी का फ्लैग बना। दिस इज जर्मनीज फ्लैग, दिस ट्राई कलर। ओके सो ये शो करता है क्या, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, मतलब लिबरल नेशनलिस्ट ने जो फ्लैग रखा था जर्मनी के लिए वो ये फ्लैग है, ट्राई कलर वाला। ओके एंड रेज ऑफ राइजिंग सन, जो राइजिंग सन है, सन राइज कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ ओके हाँ पीछे ये जो सारे हैं। सो दिस इज द रेज ऑफ राइजिंग सन, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ओके तो ये पूरे के पूरे 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि write down the meaning of all the symbols in the allegory of say France and say Germany. Okay, तो फ्रांस और जर्मनी की एलिगरी में जो जो भी सिंबल्स है उसके मीनिंग बताओ। 5 मार्क में भी पूछा जाए तो तुम्हें ड्रॉ वो कुछ नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट 5 मार्क में पूछा जाए तो 5 तो लिखने ही पड़ेंगे। अरे सभी लिख लो। इमेज देंगे ना, इमेज देंगे ना वो लोग। हाँ ऐसे मतलब नॉट 100%, बट तुम्हें इतना तो याद ही रखना है। ओके अलग से ही याद रखना है कि भाई ब्रोकन चेन है, तलवार है, उसके आसपास ऑलिव ब्रांचेस है, पीछे से सन है। ओके देन मुकुट है ऑलिव ब्रांच वाला, ओक ओक ओके ओक, तो ओक का अलग से ब्रांच का ये क्या बोलते हैं, मुकुट मतलब क्राउन है, और ये एक शील्ड है। ओके तो वैसे ही याद रख लेना है एंड देन उसके मीनिंग बता देने। अंडरस्टूड? एलिगरी ये मोस्टली जर्मनी का है। ओके बट ये सारी जो एलिगरी है, ब्रोकन चेन एंड देन स्वॉर्ड, ओके ये ओके ये ब्रोकन चेन है, देन स्वॉर्ड है, हाँ दैट्स इट। और ये भी, ये सारी एलिगरी 1 2 3 जो मैंने लिखी वो बहुत सारे जो नेशंस हैं उनकी एलिगरी में भी ये है। ओके मतलब स्वॉर्ड होता है, राइजिंग रेज होते हैं सनराइज के। ओके तो ये चीजें होती है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो किसका है, जर्मनी का।
तो तुम्हें अगर पर्टिकुलरली जर्मनी बोले तो भी तुम्हें यही लिखना है, फ्रांस एंड जर्मनी बोले तो भी तुम्हें यही लिखना। अंडरस्टूड? ओके, देखो जर्मनी का फोटोग्राफ दिया हुआ ये जर्मनी। ओके, वैसे ही जस्ट टुकड़ो गाय उससे पहले मैं सर्च कर रहा था, ये अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग लेडी को पोर्ट्रेट किया हुआ है। कई में वो क्राउन नहीं होगा, कई में क्राउन होगा, बट ये पूरा अगर बोला जाए तो किसका है? जर्मेनिया का है, जर्मनी का ही है पूरा का पूरा एलिगेंट। अंडरस्टूड? ओके ओके। देन नेक्स्ट है हमारा नेशनलिस्ट टेंशन इन बाल्कन। ओके, दिस इज वी आर अबाउट टू एंड द चैप्टर। तो क्या है? बाल्कन में नेशनलिस्ट टेंशन है। बाल्कन जो आदमी है, आदमी नहीं है ओके, हाँ, रीजियन का नाम है। बाल्कन ऐसे लगता है बट बाल्कन किसी बंदे का नाम नहीं है, रीजियन का नाम है। देखो मैंने तुम्हारे लिए डाउनलोड किया हुआ है। सो दिस इज बाल्कन। ओके, ये बाल्कन का एरिया है। पूरा नहीं, पूरा नहीं, ये इटली बिटली नहीं। ओके, ये वाला कौन सा? से क्रोशिया, देन बॉस्निया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस भी था बाल्कन का, बट वो लोग अलग हो गए थे। हमने देखा था ग्रीस वाला। ओके, ऑटोमन एम्पायर से वो लोग अलग हो गए थे। कॉन्स्टेंटिनोपल वाला टर्की, ओके, वो जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने बोल दिया था कि अब यूरोप के लोगों को यहाँ से आगे जाने के लिए, मतलब इंडिया आने के लिए और एशिया जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बंद कर दिया था रास्ता। तो ये टर्की और ये सब कुछ, ये सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या है? बाल्कन रीजन। इसको बाल्कन रीजन बोलते हैं। ये कोई नेशन नहीं है, ये पूरे रीजियन को क्या बोलते हैं? बाल्कन। नेशन नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। ओके, तो पूरे रीजन को क्या बोल रहे हैं? बाल्कन्स बोल रहे हैं। ग्रीस भी उसमें था, लेकिन उसने अपने आप को अलग कर लिया था, तो हम ग्रीस को नहीं बोलेंगे। और ये पूरे बाल्कन रीजन में रूल किसका चल रहा है? ऑटोमन एम्पायर का। ओके, जो ऑटोमन एम्पायर है, जो इस्लामिक रूलर है, ओके, जो पूरे यूरोप में मेजरली कौन से हैं? क्रिश्चियन रूलर्स। ओके, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं। और ऑटोमन एम्पायर जो है पर्टिकुलरली ये बाल्कन रीजन, वहां पर कौन है? इस्लामिक रूलर्स, ऑटोमन एम्पायर। ओके, समझ में आ रहा है? सो ऑटोमन एम्पायर, जिनके लीडर को बोला जाता है खलीफा। क्या? खलीफा। ओके, वापस आएगा खिलाफत मूवमेंट सेकंड चैप्टर में। इंडिया में भी यहाँ के जो लीडर थे उनका सपोर्ट, ओके, और वो सब बातें हम करेंगे सेकंड चैप्टर में, बट ये समझ में आ गया। अंडरस्टूड? ओके, बाल्कन मतलब क्या है, कौन सी कंट्री है। तुम्हारे बुक में जो लास्ट पेज है शायद, वहां पर भी ये सारे नाम गिवन है, तो यही सारी चीजें आएगी। ये लास्ट पेज नहीं, मतलब ये तो चैप्टर एंड हो गया ना। हाँ, ये तो चैप्टर एंड हो गया यहाँ पर। ओके, सब बताया गया है कि ये पूरा का पूरा क्या है? बाल्कन का रीजन है। तुम ये नाम लिख सकते हो, क्रोशिया, सर्बिया, कोसावा, अल्बेनिया, बुल्गारिया, ओके, तो बल्गेरिया। ओके, सो दीज आर दी बाल्कन रीजन। अब हुआ क्या है? टेंशन की बात क्यों है? टेंशन की बात इसलिए है कि जैसे जैसे अब सब पूरे के पूरे यूरोप में सब कुछ फ्री हो रहा है। ओके, मतलब कि फ्रांस फ्री हो गया, इटली जर्मनी यूनिफिकेशन हो गया, इंग्लैंड, सब कुछ, सबका नेशनलिज्म इतना अच्छा हो गया, सबके अंदर इतनी फीलिंग आ गई, सबने रिवॉल्यूशन कर दिया, किसी ने मूवमेंट किया इंग्लैंड में, एंड देन अब क्या है? सब लोग फ्री हो गए हैं, यूनाइट हो गए, मतलब फ्री भी हो गए अगर रूलर कोई है तो, और अदरवाइज क्या हो गए? यूनाइट हो गए हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पर कौन रूल कर रहा था? ऑटोमन एम्पायर। मतलब
ऑटोमन मतलब जनरली नाम बोला जाता है ऑटोमन एम्पायर, बट ऑटोमन अगर अकेला बोले तो ऑटोमन एक बंदे का नाम हम बोल सकते हैं। वो बंदा कौन? ऑटोमन बिस्मार्क नहीं वो वहां का, वो खत्म। ओके, ये बंदा ऑटोमन मतलब कौन? किंग ऑफ ऑटोमन एम्पायर। किंग मतलब ऐसा किंग जिसकी बात सारे ही रीजियन के लोगों को माननी पड़े। ओके, एंड इंडिया जैसा था वो। इंडिया जैसा मतलब कौन से सेंस में? बहुत ही ज्यादा वाइड वेराइटीज ऑफ कल्चर। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनका कल्चर अलग, लैंग्वेज अलग, खाना पीना अलग, सब कुछ अलग 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 अलग। इथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट 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 इथनिक ग्रुप्स वेयर इन बाल्कन्स। तो यही टेंशन का काम हो गया था, बन गया था। क्यों? क्योंकि पहले तो ऑटोमन एम्पायर मतलब कि ऑटोमन रूलर जो थे वो रूल कर रहे थे, लेकिन जैसे 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 पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की मूवमेंट बढ़ी और सब फ्री हुए और जब यूनाइट हुए तो हुआ क्या? ये लोग भी बोलने लगे थे हमारे पास तो नेशन जैसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया के पास नेशन है, हमारे पास तो कुछ नहीं है लाइक दैट। तो भाई ये लोग भी जाग गए कि भाई सब धीरे धीरे करके सभी जाग रहे थे, तो ये लोग भी जाग गए कि नहीं नहीं हम भी कुछ करेंगे कुछ करेंगे। और नेशनलिज्म यूरोप में इतना आगे बढ़ा है कि वहां बातें नहीं, सिर्फ डिस्कशन, बातें नहीं। ओके, सो इतना नेशनलिज्म आगे बढ़ा और इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हुआ, पैसे भी उनके पास है, पावर भी उनके पास है। किनके पास? जो यूनाइट हो गए, जो नेशनलिज्म बन गए, मतलब सारे अलग अलग। जर्मनी के पास अलग से, इटली, फ्रांस, सब कोई, ब्रिटेन, सबके पास पैसा भी है, पावर भी है, सब कोई। तो जो ऑटोमन एम्पायर है, जैसे ग्रीस को छोड़ना पड़ा उनको, ग्रीस के ऊपर भी वो रूल कर रहे थे, लेकिन ग्रीस को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। वैसे ही उनकी पावर्स, किनकी? ऑटोमन एम्पायर की पावर, जो ऑटोमन रूलर थे उनकी पावर्स क्या हो गई? वीक हो गई। और जैसे जैसे इनकी पावर वीक हुई तो जितने भी यूरोप के फ्री नेशंस थे वो टूट पड़े। किस पे? बाल्कन पे। मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, ये मेरा नेशन नहीं है, यहाँ से जर्मनी आ रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी आ रहा है, यहाँ से रशिया आ रहा है, सब लोग टूट पड़े कि यहाँ हम रूल करेंगे, हम रूल करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको क्या करना है? एरिया एक्सपांड करना है, अपना एरिया बढ़ाना है। एंड ये जो रूट है वहां से गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया इंडिया के पास पहुंचा जा सकता है। ओके, द सी रूट। ओके, ये सी रूट था और ये सी रूट पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ बिजनेस करने का एक बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, गोल्डन चांस है। ओके, गोल्डन वे है। ओके, सो इसीलिए सबको ये बाल्कन रीजन चाहिए था। सब कोई टूट पड़े, ये मेरा 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 मेरा। तो इतना हल्ला हुआ, इतना हल्ला हुआ, हर रोज मतलब वॉर हो रही है, इतनी सारी वॉर हो रही है यहाँ पर। ओके, क्यों? क्योंकि सबको ही वो रीजन चाहिए। दैट इज अबाउट द बाल्कन रीजन। ओके, तो देखो इसीलिए ये देखो, जस्ट अनदर नॉर्मल डे इन बाल्कन रीजन, सब चल रहा है ये वो। तो बीम है, बट वो शो कर रहे हैं कि भाई ऐसा ही चलता था, हर रोज की वॉर, कोई ना कोई मतलब अटैक हो रहा है, पता नहीं कौन अटैक कर रहा है। कोई एक कंट्री, आज कोई एक कंट्री ने किया, कल दूसरी कंट्री ने किया, लाइक दैट। सबको ही वो रीजन चाहिए। ओके, इसलिए एरिया एक्सपांड करने के लिए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एरिया एक्सपांड करना है सबको कि ये मेरा, ये मेरा, लाइक दैट। ओके, तो ये तो लास्ट टॉपिक है। उससे पहले बता दूं, यही हमारा लास्ट टॉपिक में ये टॉपिक भी है, नेशनलिज्म वर्सेस इंपेरियलिज्म। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? तो नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म का डिफरेंस ये है, नेशनलिज्म मतलब क्या? ऐसे देखो, ऐसा समझो कि जैसे कि कोई पेरेंट्स ऐसा बोले कि भाई 3 बेटे हैं किसी पेरेंट्स के, मेरा ये बेटा है वो बहुत अच्छा है, मेरा ये बेटी है वो भी बहुत अच्छी है, ये बेटा है वो भी अच्छा ही है, मतलब ये छोटा है इनसे, बट ये भी बहुत ही अच्छा है। मतलब कि माई चाइल्ड आर और से माई चिल्ड्रन आर गुड, माई चिल्ड्रन आर बेस्ट। ओके, अच्छे हैं, मेरे ही बच्चे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं।
सो दिस इज से नेशनलिज्म। लेकिन सिर्फ मेरे बच्चे ही अच्छे हैं, बाकी सब बकवास है, तुम जाओ। ओके, जो पावरफुल है, जो नॉलेजेबल है, जो सबसे अच्छे हैं, जो सबसे अच्छे दिखते हैं, सब कुछ वो मेरे ही है। बाकी तुम बोल रहे हो ना तुम्हारे सबसे गलत, तुम झूठे हो, लाइक दैट। ओके, तो ये सिर्फ ऐसे समझ में आए इसलिए। तो नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म का मीनिंग क्या है? नेशनलिज्म मतलब क्या? देशभक्ति की भावना, ये हमारा नेशन, ये वो, हम एक अच्छे से रूल करेंगे, एक लैंग्वेज बनेगी, एक यूनिफॉर्म होगा, एक फ्लैग होगा, एक नेशनल एंथम होगी, नेशनलिज्म नेशनलिज्म। एंड इंपेरियलिज्म मतलब नेशनलिज्म रीच होने के बाद एक लेवल अप, ये फ्रांस तो नेशनलिस्ट हो गया भाई, फ्री हो गया, अब जर्मनी भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। तो ये जो एक्सपांड करने की भावनाएं है, जो इंटेंशन है, जो एरिया को बढ़ाने की इंटेंशन है, जो सब लोग बालकन में घुसना चाह रहे हैं, ये फीलिंग को कहते हैं, ये आइडियोलॉजी को कहते हैं इंपेरियलिज्म। समझ में आ गया? इंपेरियलिज्म मतलब हम ही बेस्ट है, हमारा ही सिक्का चलेगा, लाइक दैट। ओके, पता है कि शायद इस पॉइंट में हम उनसे कम है, फिर भी मानेंगे नहीं, हम ही बेस्ट है, हम ही बेस्ट है। ओके, अंध मतलब आंख बंद करके विश्वास कर देना, जैसे कि अपने, हाँ, अंधविश्वास जैसे हम करते और मैंने भी बोल दिया, हाँ, आंख बंद करके बोल देना अंधविश्वास। हाँ, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा, हाँ, मैंने भी कहा अंधविश्वास इन द सेंस क्या, कि हमें पता है कि हम गलत है, फिर भी एक्सेप्ट ना करना। ओके, और हम ही सही है, वैसा इगोइज्म। ओके, जैसे कि महाभारत में धृतराष्ट्र जी को पता था कि भाई शायद दुर्योधन इतना अच्छा रूलर नहीं रहेगा, ये वो, फिर भी नहीं, मेरा बेटा ही बनेगा, यही होगा, यही सही है, ये हो। ओके, लाइक दैट। अगेन हम यहाँ आ जाते हैं। ओके, तो समझ में आ गया नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म। ओके, अंडरस्टूड। चलो, तो नेक्स्ट बाल्कन की टेंशन के बारे में देखते हैं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। देखो, जर्मनी भी रिलीज हो गया, 1871 था, याद हो तो। ओके, was the area called the Balkans. A large part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire. Okay, next. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. Explosive मतलब कि ये ऐसा होने लगा, एक्सप्लोजन होने लगा डेली का। क्यों? दो मेन रीजन की वजह से। एक, ऑटोमन एम्पायर का पावर वीक होना, मतलब ऑटोमन एम्पायर का वीक होना, और दूसरा रोमांटिक नेशनलिज्म, मतलब लोगों के अंदर भावनाएं आ गई। ओके, अब पहले पढ़ा है तो लिंक करो, रोमांटिसिज्म तो मतलब कि आर्टिस्ट, ओके, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिस्ट, राइटर्स, पोएट, सब तरह के सिंगर, डांसर, सब ने नेशनलिज्म की फीलिंग को डाल दिया अपने वर्क के अंदर। गाने गा रहे हैं तो नेशनलिज्म के, डांस कर रहे हैं तो नेशनलिज्म का, फोक सॉन्ग्स नेशनलिज्म की, पेंटिंग कर रहे हैं नेशनलिज्म, कुछ भी है, सब में नेशनलिज्म को इंटीग्रेट कर दिया। तो वो बातें भी होने लगी। रोमांटिक नेशनलिज्म मतलब कि रोमांटिसिज्म भी एक्सपांड होने लगा। कहां पर? बाल्कन्स में। और अब तक तो सब लोग 1871 तक तो सब लोग क्या हो गए? यूनाइट हो गए, फ्री हो गए। तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं हम रह गए भाई, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जब थे, ऑटोमन एम्पायर जब रूल कर रहे थे, तो वो ऐसा थोड़ी है कि जब से पैदा हुए तब से, जब से अर्थ है तब से वहीं वो लोग रूल कर रहे हैं। नो, वो लोग भी फ्री थे, बट बहुत बहुत सालों तक उन्होंने रूल किया। जैसे कि मुगल्स इंडिया में 400 साल रूल करके गए। ओके, फिर वो सपोज 400 साल जैसे ही कंप्लीट हुए तो हम क्या मानेंगे? भाई पहले से ये लोग पहले से नहीं रूल कर रहे हैं, 400 ईयर्स। हाँ, बहुत ज्यादा ईयर है, 400 ईयर्स बहुत ज्यादा ईयर है, बट उससे पहले डिफरेंट रूलर्स थे, उससे भी पहले डिफरेंट रूलर्स थे, तो चेंज होता जाता है। तो यहाँ पे अब लोगों को क्या लगा कि भाई हम भी फ्री थे पहले, लेकिन कई सालों से हमारी जो लॉस्ट फ्रीडम है,
वो अब हमें वापस लेनी है ऑटोमन एम्पायर से, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई. द बाल्कन स्टेट्स वेर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर ना, वो यूरोप का एग्जाम्पल तो ले ही रहे हैं और अंदर भी जेलसी फील कर रहे हैं. ओके, क्यों? सबकी इथनिक ग्रुप, सारे इथनिक ग्रुप डिफरेंट है, सबकी लैंग्वेज, सबका खाना पीना, यूनिफॉर्म, सब कुछ डिफरेंट है, सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, इसलिए जेलस भी होने लगे ईच अदर एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. सबको ही ज्यादा टेरिटरी चाहिए, सबको ही ज्यादा एरिया चाहिए. ओके, कुछ भी हो जाए, वॉर कर रही हो तो वॉर करेंगे, लेकिन हमें चाहिए. During this period, there was intense rivalry among the European powers over the trade and colonies as well as naval and military strength. तो यही टाइम पीरियड के दौरान, मतलब यही टाइम पीरियड में क्या हुआ, यूरोपियन पावर्स जो थे, यूरोपियन पावर, सबके अलग अलग नेशन हो गए, सबकी अपनी आर्मी है, पैसा है. अब उन लोग के बीच में क्या हो गया है, कंपटीशन हो गया है. क्या कि बाल्कन में हम रूल करेंगे, बाल्कन में बिजनेस करेंगे, बाल्कन रूट से हम यहाँ जाएंगे, वहां बिजनेस करेंगे. उनके अंदर भी राइवलरी हो गई, अंदर से वॉर नहीं, लेकिन राइवलरी हो गई, कंपटीशन हो गई कि फ्रांस सोचेगा कि भाई रशिया को आगे नहीं जाने देना है, जर्मनी सोचेगा इटली को आगे नहीं जाने देना है, लाइक दैट, अंदर. ओके, ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was mean to countering the hold of other powers over the Balkans. सब लोग एक दूसरे के पावर को लीड ओवरकम करने की ट्राई कर रहे हैं एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, खुद का ही कंट्रोल रहे उसके बारे में वो लोग देख रहे हैं. एंड नेशनलिज्म अलाइंड विद द इंपेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर. बहुत ही बड़ा सेंटेंस है. नेशनलिज्म अलाइंड विद द इंपेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर. कौन सा डिजास्टर? वर्ल्ड वॉर 1. तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, कि नेशनलिज्म इन यूरोप अलाइंड विद द इंपेरियलिज्म, ये सेंटेंस पूछ के, हाँ, जो कैसा क्वेश्चन बन सकता है. नेशनलिज्म अलाइंड विद द इंपेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर. दैट मीन्स nationalism is bad. Justify your answer. Nationalism is bad? Question mark. बोला नहीं है bad, तुम्हें पूछा है bad है या नहीं. ओके, ये सेंटेंस लिख दिया और फिर बोल दिया नेशनलिज्म बैड. क्यों बैड? भाई इतना तुम देशभक्ति कर रहे थे, फिर क्या किया देशभक्ति कर करके? फाइनली तुम पहुंचे कहाँ? वर्ल्ड वॉर 1 पे. तुम्हारे लोग गए, फ्रांस के कितने लोग मर गए, इंग्लैंड के कितने लोग मर गए, उनकी वेल्थ कितनी चली गई. क्यों? क्योंकि फैलना चाह रहे थे, वो इंपेरियलिज्म करना चाह रहे थे. मतलब तुम अभी किसी के रूलर के अंडर में हो, ओके, अंडर द रूलर हो. अब तुम नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर रहे हो और नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत आ गई और अब तुम फ्री हो गए, ओके. और अब फ्री होके तुम क्या कर रहे हो? अब और एक्सपांड करना चाह रहे हो. इंपेरियलिज्म आ गया है. नेशनलिज्म विथ इंपेरियलिज्म ले आए कि भाई हम ये भी ले लेंगे, तो फिर डिजास्टर होगा ही होगा. ओके, क्योंकि सब कुछ तो एक आदमी को मिलेगा नहीं, एक कंट्री को सब कुछ तो मिलेगा नहीं. होगा तो सही ना कोई अपोज करने वाला. सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसीलिए हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसीलिए हुई थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी इतनी खराब तरीके से हारा था, ओके, और जर्मनी के ऊपर बहुत सारे क्या बोल सकते हैं हम, रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दिए थे, टैक्सेशन डाल दिए थे. जितना भी नुकसान हुआ सब कुछ भरपाई करो, पैसों का और सबका, ओके, भरपाई करो. मतलब पैसे से भरपाई करो कि तुम्हें सालों साल ऐसे पैसे देते ही जाने हैं. किसको? बाकी कंट्रीज को, मतलब से इंग्लैंड को, अमेरिका को, लाइक दैट. जर्मनी को देते ही जाने. तो फिर अब कंटिन्यूअसली ऐसा समझो डेप्थ में ही है जर्मनी, ओके. और तब छोटे बच्चे थे, ये जब डेप्थ का टाइम पीरियड चल रहा है तब छोटे बच्चे थे. कौन? एडोल्फ हिटलर. और बचपन से ही ऐसा गुजरा है तो वो तो फिर खतरनाक रॉकी भाई बनेंगे. तो फिर KGF चैप्टर 2. ओके, तो भाई कुछ भी हो जाए पूरे वर्ल्ड में हम ही होंगे, ओके.
तो वो तो सबसे खतरनाक, आज तक के सबसे खतरनाक वाले। ओके, इंपेरियलिज्म, बोले इंपेरियलिज्म है, हाँ है, जो होता है कर लो। ओके, मार ही देंगे लाइक दैट, बोलना भी नहीं कि मार देंगे, डसे ओके, सो वैसा कि भाई क्यों, क्योंकि उनके ऊपर वो बीती है, उनके ऊपर बीती है। सोचो, अचानक से हिटलर पैदा नहीं होते, देशभक्त और देशद्रोही एक ही कंट्री में से आते हैं। ओके, सब कोई एक ही कंट्री से आता है, देशभक्त भी और देशद्रोही भी। किसी के साथ अगर बुरा हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ सो मैनी ओकेशंस, मतलब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट अभी उसको वो एक्सेप्ट ना कर पाए, उसकी अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंगली, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो उसके साथ उसको एक्सेप्ट ना कर पाए, गलती हुआ है, वी एक्सेप्ट के उसके साथ गलत हुआ है। ओके, लेकिन फिर वो अगर रिवेंज का सोचे तो वो करेंगे फिर ऐसे। ओके, एक ही कंट्री से आ रहे हैं, हमारे जैसे ही लोग होते हैं, देशभक्त जो होता है वैसे ही दिखने में सब जगह देशद्रोही होते हैं। ओके, कुछ डिफरेंट नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट हेट्रेड इन आवर हार्ट टुवर्ड्स देम, वो होने की जगह वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ से रीजंस व्हाई दे हैव डन व्हाट एवर दे हैव डन। ओके, क्यों किया उन्होंने ऐसा, उनका एनवायरनमेंट क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उन्होंने क्या झेला है, क्या विथस्टैंड किया है, क्या बेयर किया है, ये सब कुछ हमें पता चले तो हमें लगेगा नहीं भाई जो है वो सही है। ओके, उन्होंने जो भी किया वो तो सही नहीं था, लेकिन फिर हम ऐसा सोचेंगे कि यार इनकी जगह कोई शायद दूसरा होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। कितना कुछ हुआ है उनके साथ लाइक दैट। ओके, सो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी, पूरे वर्ल्ड के सारे सिटीजन्स की और हमारे नेशन के सारे सिटीजन्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड, दिस नेशन अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव फॉर ऑल बीइंग, ह्यूमन बीइंग भी नहीं बोल रहा हूं, ऑल बीइंग। ओके, वैसा ही तो होता है झगड़े में ही। तो फिर देखो, तुम ऐसे छोटे बच्चे को, कोई सांप है या कोई छोटा बच्चा है, ऐसे समझो कुत्ते का बच्चा है, ओके, तुमने ऐसे मारा पीटा, उसके साथ खेलते खेलते बहुत मारा कुत्ते के बच्चे, उसकी माँ उसका पापा आएगा ना तो ऐसा काटेगा ना, ऐसे डालो फिर इंजेक्शन। क्यों? रिवेंज। क्यों छेड़ रहे थे, फोकट का क्यों छेड़ रहे थे? ओके, तुम अपनी लाइफ जियो, तुम अपनी लाइफ जियो, लेकिन ये आदत हो गई है। ओके, इंपेरियलिज्म, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, दैट शुड नॉट बी देयर। तो ये डिजास्टर लीड कर गया है वर्ल्ड वॉर 1 में। सो क्या है? मीनवाइल द एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड, एंटी इंपेरियल, एंटी इंपेरियल मतलब ये जो इंपेरियल है, इंपेरियलिज्म, उसको जो सपोर्ट नहीं कर रहे, नेशनलिज्म के भाई नेशनलिज्म तक ठीक है, ये तुम ओवर कर रहे हो, जैसे कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है। ओके, मैं अच्छा हूं, ठीक है, सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, नॉट गुड। ओके, movement that developed in many countries which had been colonized by European powers were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation states, and European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism। तो भाई ये जो यूरोपियन की जो नेशनलिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं पे ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली रेप्लिकेट की गई है। रेप्लिकेट करना मतलब कॉपी पेस्ट, रेप्लिकेशन मतलब क्या? कॉपी पेस्ट, मतलब जैसा यहाँ है वैसा ही करने की ट्राई करना, वैसा कुछ नहीं। सब जगह क्या हुआ है? फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। सबके लिए नेशनलिज्म की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग, ये एक फीलिंग है, ये एक आइडियोलॉजी है। नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, ये सब क्या है? आइडियोलॉजी है। कोई एक बंदा थोड़ी है, ये तो बिलीफ सिस्टम है, आइडियोलॉजी है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, क्या डूज एंड डोंट्स है सारे। तो सबकी अपने अपने डूज एंड डोंट्स अलग अलग होते हैं, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स came to be accepted as a natural and
यूनिवर्सल। तो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सारे ही बट द आइडिया सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट, मतलब सारी ही कम्युनिटी और सारी ही सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए कि भाई तुम एक ही रिलीजन को, जैसे कि हम एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं तो ये एक स्टेट, नेशन स्टेट बोल दो, पूरी की पूरी कंट्री बोल दो और पूरा का पूरा स्टेट बोल दो। नेशन स्टेट मतलब जैसे हम समझो गुजरात, ओके, सो गुजरात में हम गुजराती बोल रहे हैं, गुजराती खाना खा रहे हैं और तो कैसे पर्टिकुलरली अलग कर दिया है क्या गुजरात, ओके। नहीं तो पहले देखो महाराष्ट्र गुजरात एक था, फिर जब अलग हुआ तो जो महाराष्ट्र है वहां के लोगों की लैंग्वेज अलग है, गुजरात के लोगों की लैंग्वेज अलग है, खाना पीना भी अलग है, ओके। मतलब तुम सुबह पोहा खा रहे होंगे, वो लोग वड़ा पाव खाएंगे, तुम दाल चावल खाओगे वो कुछ और खाएंगे, राइस खाएंगे और से कढ़ी खाएंगे, कुछ भी एग्जाम्पल कहाँ जाने, ओके। बट कहने का मीनिंग क्या है, कम्युनिटीज, इथनिक कल्चर, उसके अकॉर्डिंगली अगर तुम ग्रुप बांटे रहो और सब अपना अपना भला करता रहे तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होगी नहीं। वही चीज बता रहे हैं, केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, मतलब ये नेचुरल है कि भाई जो नहीं होता, हमारी लाइक डिसलाइक भी वैसे ही होती है ना कि यार हाँ हमें जो पसंद है इसको भी यही है तो अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, ओके, हमें भी ये करना है उसको भी ये करना है, थोड़ी बहुत कंपटीशन आगे जाके होगी जो जहाँ फ्रेंडशिप हुई है ना, सेम लाइक्स वाले अगर फ्रेंड्स है तो वहां पे कंपटीशन बहुत आगे जाके कंपटीशन होगी, वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए तो ये फ्रेंडशिप रहेगी, हेल्दी नहीं रही तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी और सिर्फ कंपटीशन रहेगी, ओके। तो ये सेम लाइक्स और सेम डिसलाइक्स वाले भी एक होते हैं, ओके। सेम डिसलाइक वाले भी क्या होते हैं, एक हो जाते हैं कि भाई तुम्हारा भी दुश्मन ये, मेरा भी दुश्मन ये, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसे सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और फिर लड़ो। जैसे इंडिया में क्या हुआ, वही तो हुआ कि मतलब भाई किसी को ब्रिटेन से मतलब ब्रिटिश पीपल से प्रॉब्लम है, फिर कोई लोग बोल रहे हैं पहले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारा वहां तो वो लोग रूल करने भी नहीं आए हैं, हम तो अपना रूल कर रहे हैं। कितने टाइम तक तो से मैसूर और उसमें टीपू सुल्तान रूल कर रहे थे, भाई नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, लड़ना हो तो लड़ दो, तो लड़े थे और कितनी बार तो हराया है ब्रिटिशर्स को, ओके। बट ब्रिटिशर्स ने फिर ऐसे उंगली की और सबको मराठास को इकट्ठा किया और राजपूताना को इकट्ठा किया, हैदराबाद से जो निजाम थे उनको इकट्ठा किया, सबको मिलके फिर वहां पे लड़ाई की, तब टीपू सुल्तान हारे थे, ओके। तो अगर अकेले सिर्फ कंपनी के बेस पे कि भाई तुम्हारी जो ब्रिटिशर्स आर्मी है, सोचो तुम वो लोग क्या वहां से आर्मी लेके आए थे पूरे इंडिया को रूल करने के लिए, नहीं, यहीं के लोग, वो अभी इंडिया में आ जाएगा, यहीं के लोग क्या हो गए, करप्ट हो गए, क्या भाई तुम्हारा हम इतना कर देंगे, तुम्हें इतने पैसे देंगे, ये देंगे वो देंगे। सोचो वहां से आर्मी नहीं लाए फिर भी पूरे इंडिया में रूल कर दिया, कैसी ट्रेजेडी है ये पीपल की, ओके। और हम लोग ही होंगे वो टाइम पे, होंगे शायद, हम होंगे ही ना, अगर ह्यूमन फॉर्म में हुए तो हम लोग होंगे ही वो टाइम पे, फिर मर गए, फिर वापस अभी आए हैं और पढ़ रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं लेकिन हम ही हो सकते हैं वो ओके। बट क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, ओके, कि हमें समझना चाहिए कि कोई कब रूल कर पाता है तोड़ के। उनकी क्या थी, डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी थी, डिवाइड कर दो और रूल करो, डिवाइड करो मतलब जो लोग इकट्ठा है उनके बीच में फूट लगाओ, ओके, मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करो एंड देन किसी को सबको ऐसे करप्शन कर दिया है और फिर लड़ाई लड़ी है, फिर जीते हैं, फिर वापस लड़ाई लड़ी जीते हैं। ये पर्टिकुलर हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया में इतना चैप्टर में इतना नहीं है, बट जो जीएसबी की 9th की 10th की भी नहीं 9th की जो बुक है, ओके, जीएसबी की, उसमें ये सब डीपली बताया गया है कि टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ी, कितने हमारे जो राजाज थे, किंग थे, उन्होंने डिफरेंट वे में अपोज किया था, तो ये सब चीजें बताई गई, वो सब चीजें हमें पढ़ना चाहिए, ओके, कि कैसे कैसे हुआ है, तो एटलीस्ट हम आगे से वैसी मेंटालिटी रखें कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो पाए, ओके, अंडरस्टूड। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत ही लेंथी चैप्टर था, वो हमने 2 पार्ट में तुम्हारी एग्जाम से पहले एंड अभी एग्जाम के बाद, ओके, ये कंप्लीट किया। अंडरस्टूड, समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ।
समझ में आ गया? ओके, गुड। नाउ अब तुम्हें एटलीस्ट 1 टाइम तो बुक में से रीड कर देना है। ओके, 1 टाइम तो बुक में से रीड करना। एंड जब तुम रिवाइज करो, और बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है 6-7 क्वेश्चंस गिवन है। ओके, वैसे एसएसटी में और इंग्लिश में उतने दिए नहीं जाते। एसएसटी और इंग्लिश के लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स उठाने ही पड़ेंगे, बट फिर भी जो भी गिवन हो 3, 4, 5, 6, अभी इसमें तो है 6-7 क्वेश्चन, तो एटलीस्ट उस पर इम्पोर्टेंस देना। और बाकी भी जो पूछे जाने लायक हो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए ही हैं। तो पूरी क्रोनोलॉजी को समझो, पूरी एज अ स्टोरी बनाओ। ओके, मतलब स्टार्ट करो। अभी जैसे हम स्टार्ट करें तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रेडरिक सोरियू की फिगर से स्टार्ट करेंगे, और फिर इंपेरियलिज्म पे, बाल्कन पे, इंपेरियलिज्म पे, एंड दिस वर्ल्ड लीड टू द डिजास्टर, और वो आ गया वर्ल्ड वॉर 1। ओके, वहां पे वर्ल्ड वॉर 1 पे हमारा क्लास 10 का हिस्ट्री यूरोप का खत्म होता है। यूरोप का हिस्ट्री वहां पे खत्म होता है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था इंडिया के लिए। हाँ, ओके, तो वो 10th में भी वापस हम इंडिया का देखेंगे, तो हम भी कब से लड़ रहे हैं हमें फ्री करो फ्री करो, लेकिन क्या रहा, ब्रिटेन का सारा फोकस रहा वर्ल्ड वॉर 1 पे। उसी टाइम पे हम लोग ग्रो कर दिए, और अब जो ग्रो की, अब जो हमने पावर अपने हाथ में ली है, अब वर्ल्ड वॉर के बाद हम वापस देने वाले नहीं है। वो सब चीजें हम चैप्टर 2 में देखेंगे। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, चलो आज लेट हो गया है।